इस रिफाइनरी को राजस्थान में लाने के लिए आपने किस स्तर पे प्रयास किए? तो केंद्र में भी मंत्री रहा हूँ 3 बार, पूरे देश में घूमते रहे हम लोग कई बार। तेल निकल गया हमारे यहाँ पर, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। HPCL खुद नहीं मान रहा था। बूढ़ी देवड़ा जब दुनिया में नहीं है, उनको भी कन्विंस कर दिया HPCL ने कि संभव नहीं है। तब मैंने सपना देखा, भाई उनको मैंने कहा रिफाइनरी क्यों नहीं लड़ सकती। 5 साल से 13 साल क्यों लगे? हमारे यहाँ डिले हुआ, वो सुंदर जी को ब्रीफिंग गलत कर दी गई। 4 साल तो काम हुआ ही नहीं बिल्कुल। जो क्राइम था ना, मतलब 18 में चुनाव आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी बुलाया गया। तब मैंने फिर आलोचना करी। एक बार मंत्रोच्चार हो चुका हुआ, मंत्र पढ़े गए हैं, अब पुनः आके मंत्र क्यों पढ़ रहे हो आप? कई मंत्रियों ने बयान दिया था कि तो घाटे का सौदा है। घाटा तो तब हुआ 4 साल काम बंद रहा कि कीमत जो लगभग 37,000 करोड़ थी, आज 80,000 करोड़ हो गई है। इनको सिलेक्शन करना नहीं आता नेताओं का, किनको बिठवा रहे हैं। जिनको ABCD मालूम नहीं रिफाइनरी की, वो रिफाइनरी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर बैठाना था तो वसुंधरा राजे को बैठाना नहीं था। कुछ भी पता नहीं इनको, और रोज स्टेटमेंट दिला रहे हैं 4 लोगों नेताओं को बैठा करके। जी। आज सर भजनलाल जी शर्मा वो इसका श्रेय ले रहे हैं कि रिफाइनरी को तो पूरा हमने किया है। उनको मैं क्या जवाब दूं? मैं बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा मुख्यमंत्री के बारे में। मैं क्यों किसी पे कमेंट करूँगा नहीं लोगों पर। जी। दुर्भावना मेरी उनके प्रति आज भी नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। ये बात अलग है कि वसुंधरा जी बनती तो उनका अनुभव काम आता है, वो अलग बात है। 30 पे आ गए वो लोग, तब भी हमें हम घमंड नहीं था। तो भजनलाल जी किस बात में घमंड है भाई? भजनलाल जी किस बात में घमंड है भाई? भैरव सिंह ने एक बार कहा था, मैं जीते जी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा। मैंने वापस जवाब दिया, भैरव सिंह जी आपके जीते जी सरकार बनाएगी कांग्रेस, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखें। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार लड़की को छेड़ रहे थे लड़के, आज तक नहीं पकड़े गए वो। अब गृह मंत्री है CM साहब, आप और किसी काम दे दो। दोनों का रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग 2 साल के अंदर। 13 साल 79,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और आज सबसे बड़ा सवाल है कि देरी और अतिरिक्त पैसे का जिम्मेदार कौन? आज हमारे साथ हैं वो चेहरा जिनके दौर में इस सपने की नींव रखी गई, लेकिन ये सपना सिस्टम में ऐसा फंस गया कि 5 साल की जगह 13 साल लग गए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और आज हम इनसे जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। गहलोत साहब, बहुत स्वागत है आपका। रिफाइनरी आपका स्वप्न था। शुरुआत मैं करूंगा, इस रिफाइनरी को राजस्थान में लाने के लिए आपने किस स्तर पे प्रयास किए थे? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इतने बड़े प्रोजेक्ट की शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, तो तेल निकल गया राजस्थान के अंदर, तब से ही हमने सपना देखा कि तेल निकला हुआ बाहर जाएगा रिफाइन होने के लिए, तो रिफाइनरी क्यों नहीं लगे। तो बहुत प्रयास किए गए। अल्टीमेटली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी UPA गवर्नमेंट की। दोनों को कन्विंस करके, क्योंकि HPCL खुद नहीं मान रहा था। बिल्कुल, और वो भी एकदम पश्चिमी राजस्थान में। तो मान नहीं रहा था, वो स्वीकार नहीं कर रहा। बल्कि बूढ़ी देवड़ा जब दुनिया में नहीं है, उनको भी कन्विंस कर दिया HPCL ने कि संभव नहीं है। तो पूरे प्रयास करने के बाद में जब कन्विंस कर दिया, तब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा, और मिस्टर वीरप्पा मोइली थे मंत्री। तब हम लोगों ने फिर पूरी फॉर्मेलिटी करके कंपनी बना करके HPCL की, स्टेट गवर्नमेंट की, और 26% भागीदारी हमें लेनी पड़ी उस प्रोजेक्ट के अंदर। वो हमने स्वीकार किया, तब जाके HPCL राजी हुआ और एग्री किया। तब आके सोनिया जी ने इसका, फिर वीरप्पा मोइली जी ने आके इसका शिलान्यास किया 2013 के अंदर। 2013 में आपकी सरकार ने जिस समय इसका शिलान्यास किया, तो उस समय आपने इस प्रोजेक्ट की एक कीमत भी निर्धारित की थी कि 37,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, और उस समय ये भी कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं उस समय राजस्थान पत्रिका में वहाँ स्ट्रिंगर हुआ करता था, तो आपने उस समय ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी, पानी के लिए भी आपने पोखरण फलसुंड वाली परियोजना का सारी चीज़ें कर ली थी। तो ये देरी क्यों हुई? 5 साल से 13 साल क्यों लग गए? देखिए, अगर मैं वसुंधरा जी को सरकार उनकी आ गई थी,
मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ब्रीफिंग गलत कर दी गई उनके अधिकारियों ने। एक तो घाटे का सौदा है। जी। एक जुमला हो गया, जमीन हमारी, तेल हमारा, बिजली हमारी, और 26% भागीदारी क्यों? उनका मतलब ज़्यादा भागीदारी होनी हाँ। चाहिए थी। पार्टनरशिप ज्यादा उनको मैंने फिर समझाने का प्रयास किया कि हम तो विपक्ष में थे कि स्टेट गवर्नमेंट भागीदारी लेती नहीं है रिफाइनरीज के अंदर। एक जगह छोड़ करके शायद आसाम में ली गई है, क्योंकि ये जो है कि वह घाटे में चली जाती रिफाइनरी। तो जो HPCL है या IOC है, उनके कई रिफाइनरी होती है। बिल्कुल। एक रिफाइनरी में घाटा होगा तो दूसरी रिफाइनरी में फायदा हो Adjust हो जाएगा, जाएगा। तो वो सहन कर सकते हैं। हम सहन नहीं कर सकते, राज्य सरकार सहन नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये गलत सोचना है सरकार का, बीजेपी सरकार का, कि 26 मिनट भागीदारी में लेते ही नहीं। हमें तो कहा गया लेना पड़ेगा आपको, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो मजबूरी में हमने ली है, इसलिए आपका सोचना कि आप कम भागीदारी है, ये गलत है। जी। तो 5 साल निकाल दिए, 4 साल तो काम हुआ ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही। कुछ एक पत्थर नहीं लगा वहाँ। फिर 18 में चुनाव आ रहे थे, जी। तब प्रधानमंत्री को बुलाया गया जी। और बुला करके इसका शिलान्यास करवा रहे थे। तब मैंने फिर आलोचना करी कि गलत काम कर रहे हो। एक बार मंत्रोच्चार हो चुका, वहाँ मंत्र पढ़े गए हैं, जी। अब पुनः आके मंत्र क्यों पढ़ रहे हो आप? वो गलत चला जाएगा। तो फिर PMO के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि सोच बदली होगी और नाम दिया गया कार्य प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में जा रहे प्रधानमंत्री जी, और फिर वो आए यहाँ पर। और 18 के बाद काम शुरू उसके बाद काम शुरू हुआ, फिर सरकार हमारी आ गई थी। तो मैंने 3-4 बार 5 बार मैं खुद गया वहाँ पर, मॉनिटरिंग करी, सचिवालय में मीटिंग करी हम लोगों ने CMO के अंदर, और इस काम को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गलत। आप विपक्ष में थे तब भी आप चुप नहीं बैठे। मैंने देखा उस समय जब ये प्रोजेक्ट लटकाने लगे तो एक यात्रा आपने निकाली थी शिलान्यास स्थल से जोधपुर डिवीजन हेडक्वार्टर तक। नहीं, हम खुद गए वहाँ, धरना दिया जी। रिफाइनरी के साइड पर, और फिर बाद में मिस्टर मदन प्रजापति जो है जी। वहाँ के तत्कालीन MLA थे, उनके नेतृत्व में पदयात्रा हुई है जोधपुर तक की, और हम लोगों ने भागीदारी निभाई धरने के अंदर भी, और आगे भी हम लोगों ने पूरी तरह सरकार को दबाव में रखने का प्रयास किया कि आप गलत काम कर रहे हो। ये रिफाइनरी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, राजस्थान के लिए, मारवाड़ के लिए, जहाँ रेगिस्तान में अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, वहाँ के लिए आज लगभग 1 लाख मजदूर लगे होंगे इस रिफाइनरी बनाने के अंदर, 1 लाख। और वहाँ पचपदरा में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जब बन गया साथ में, तो उसका जो उत्पादन होंगे उसकी इंडस्ट्री लगेगी सैकड़ों, जिसकी घोषणा आपकी सरकार के समय हुई थी। और पिछली सरकार में आपने जमीन भी रिको की वो कर दी। रिको की जमीन एक्वायर हो चुकी है, सड़कें बन चुकी है, अब बन रही होगी, थोड़ी बहुत बाकी रह गई होगी। काम चलना चाहिए फास्ट गति से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के नौजवानों को, राजस्थान उद्यमियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के मायने क्या है, उसे किस प्रकार से प्लास्टिक आधारित उद्योग किस प्रकार कितनी तरह के लग सकते हैं। 100 तरह के लग सकते हैं, 150 तरह के लग सकते कई हैं। तरह के उत्पाद ये जानकारी तो मुझे तो नहीं है, ये जानकारी सरकार को देनी चाहिए, यहाँ के उद्यमियों को, जिससे कि हमारे स्थानीय उद्यमी जो है राजस्थान के, वो जाके वहाँ पे ये उद्योग लगा सके। वरना फिर जिनके अनुभव बाहर वाले लोगों के हैं, वो आके लगाएंगे वहाँ पर। फिर वो तो पूरा आधिपत्य कर लेंगे। मतलब जब अगर अनुभवी लोग बाहर के लोग आएंगे तो उनका इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ वाले लोग कहाँ जाएंगे, तो हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को लेके सरकार को बताना चाहिए। जब आपका शिलान्यास जब आपने किया था, तभी मुझे पता है कि आप लोगों के संबोधन थे कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, ग्रीन रिफाइनरी, और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में अटैच होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट आपने शुरुआत में उस समय आधुनिक रिफाइनरी होगी, टेक्नोलॉजिकल। बिल्कुल, सबसे एशिया की सबसे आधुनिक उस समय कहा गया था। आप 2018 में सरकार में आ गए, लेकिन 2023 तक भी ये काम पूरा नहीं कर पाए आप उस कार्यकाल में, 5 साल में। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए, जब एक बार स्टार्ट रही जो हुई रिफाइनरी,
रिफाइनरी जो है इतिहास गवाह है। तो हमें दोस्त तो दे रहे हैं हम लोग इनको 4 साल बंद करने का काम, वरना रिफाइनरी जहाँ बठिंडा बनी है पंजाब के अंदर, बठिंडा के अंदर, उसमें ही 10-12 साल लग गए होंगे, लग गए हैं, बल्कि ज़्यादा लग गए होंगे। तो रिफाइनरी में कई बार डिले होता भी है कई कारणों से, पर हमारे यहाँ डिले हुआ वो मतलब ये कहना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो सोच थी, नेगेटिव सोच थी, ब्रीफिंग लेने की प्रयास नहीं किया इन्होंने कि सही बात क्या है, सच्चे तक गए नहीं लोग। और क्योंकि हमारे वक्त रिफाइनरी का काम प्रारंभ हुआ तो कुछ लोगों को पेट में दर्द वो भी था, तो जानबूझ करके इसको मतलब डिले करा दिया गया 4 साल तक। 4 साल तक तो काम बंद ही हो गया, शुरू ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं कुछ। खाली शिलान्यास के पत्थर लगे रहे वहाँ। ये तो क्राइम था ना, मतलब। बिल्कुल। और लेकिन आपने तो इसको एकदम रिफाइनरी को अपने मतलब यूं कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह रखा। आपने कोविड में भी काम बंद नहीं होने दिया, आपने नहीं, वो पालना भी नहीं होने कराते दिया। उसके अलावा जो विपक्ष में थे जी तब भी हमने कमी नहीं रखी दबाव देने में। तभी तो मजबूर होकर चुनाव आ रहे थे 18 के, तब मजबूर होकर प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ा वापस इनको, क्योंकि इशू नहीं बन जाए ये हमारे खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में। तो इसलिए तो दबाव पूरा हम लोगों ने बनाए रखा। क्योंकि मारवाड़ में तो एक ये हो गया था 2013 में जब आपकी सरकार चली गई और ये प्रोजेक्ट खींचने लगा सरकार की ओर से, वसुंधरा जी के कई मंत्रियों ने बयान दिया था कि तो घाटे का सौदा है, कोई फायदा नहीं है। तो लोग ये मान चुके थे कई लोग कि नहीं ये प्रोजेक्ट अब लगेगा ही नहीं। ये देखिए कई बातें हैं। उस वक्त तो वसुंधरा जी भी, उनके मंत्री लोग ये कहते थे घाटे का सौदा है। घाटा तो तब हुआ 4 साल काम बंद रहा कि कीमत जो लगभग 37,000 करोड़ थी 80,000 करोड़ हो गई है। तो इसके ऊपर कौन दोषी है? ये लोग दोषी हैं। अगर काम बंद नहीं करते तो 37 का मान लो 40 हो जाता, 45 हो जाता, 80,000 करोड़ तो नहीं होता ना कम से कम। 80,000 करोड़ तो इतनी ये गलती है। अफसोस इस बात का भी है, अब जो प्रधानमंत्री जी आ रहे 21 तारीख को रिफाइनरी का, एक मुबारक मौका हम सब के लिए, राजस्थान वासियों के लिए भी, चलो अब काम पूरा हो गया है। हालांकि हमसे वादा किया गया था कि दिसंबर 24 तक पूरा कर देंगे, पर चलो कोई बात नहीं, देरी हो गई। क्योंकि इनको तो पता नहीं रिफाइनरी के मायने क्या होते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, अभी जो स्टेटमेंट दिलवा रहे लगातार हमारी गवर्नमेंट को या मुझे लेकर के, तो इनको सिलेक्शन करना नहीं आता नेताओं का कि किन को बिठवा रहे हैं। जिनको ABCD मालूम नहीं रिफाइनरी की, वो रिफाइनरी के ऊपर बात कर रहे हैं, कमी हमारी बता रहे हैं। जिनको ABCD मालूम नहीं है, अगर बैठाना था तो वसुंधरा राजे को बैठाना चाहिए था। कम से कम उनको मालूम था बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। वो बैठ के हमसे क्वेश्चन करती, हम जवाब देते उनको। अब इनको क्या जवाब दें? इनको कोई जानकारी नहीं रिफाइनरी के बारे में। शायद गए भी नहीं, जिन्होंने जवाब दिया वो कभी वहां गए भी नहीं, रिफाइनरी को समझने की कोशिश भी नहीं करी। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसको जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं इनको। लिखो की क्या भूमिका है, भागीदारी 26% क्यों है, कोई पता नहीं इनको। और रोज स्टेटमेंट दिला रहे हैं 4 लोगों नेताओं को बैठा करके। जी चलो साहब, मैं खुद पचपदरा गांव से हूं, मैंने इस पूरे दौर को देखा है। मैंने इस दौर में पूरे बालोतरा और आसपास के क्षेत्र को बदलते देखा है। चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का नेता हो, रिफाइनरी के लिए श्रेय मुझे कैमरे पे कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि आपको देता है। और वहाँ के जीवन में बड़ा बदलाव आया। तो मेरा सवाल फिर से वही है कि साहब, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जिसे तो काले पानी की सजा कहते थे, कोई मतलब किसी अधिकारी को फेंकना होता तो वहाँ फेंकते थे कि वो सजा पाएगा। लेकिन इस रिफाइनरी से पूरे वहाँ क्षेत्र की न केवल जीवन स्तर बढ़ा, कई चीजें परिवर्तित हुई। तो आपके मन में ये कैसे आया कि आप रिफाइनरी वहीं लगाएं? तेल निकल रहा था, ये तो ठीक है, लेकिन तेल तो जामनगर जा रहा था। देखिए, मैं तो केंद्र में भी मंत्री रहा हूँ 3 बार, थोड़ा बहुत अनुभव तो वहाँ का भी है, और पूरे देश में घूमते रहे हम लोग कई बार। तो जब तेल निकल गया हमारे यहाँ पर, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तेल निकला जब मैं पहली बार CM था 98 के अंदर, लगभग उस दौर में निकलना प्रारंभ हो गया था। फिर निकलता गया, फिर मैनेजमेंट चेंज हो गया, सब हमारे आंखों के सामने हुई। तो
उस वक्त से मैं इंटरेस्ट लेता था। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, जब तेल निकला ही था और जो उस वक्त भी जो कंपनी थी, मैनेजमेंट था उस वक्त का, वो जब आया हमें ब्रीफ करने के लिए सीएमओ के अंदर, तब मैंने सपना देखा भाई उनको। मैंने कहा रिफाइनरियाँ क्यों नहीं लड़ सकती है, वो तो बहुत इनिशियल स्टेज थी। तब भी मैंने कहा उस वक्त, तो ये बात तो 98 से 2003 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बार आप थे जब चीफ मिनिस्टर? फर्स्ट वक्त में था मुख्यमंत्री, तब से मैंने क्वेश्चन किया उन लोगों से। तो क्या अभी तो कितना तेल निकलेगा, कितनी क्वांटिटी का निकलेगा, कैसी क्वालिटी का निकलेगा, अभी भी उसमें वैक्स बहुत है। जी अब जो पाइपलाइन जा रही है गुजरात के अंदर, जी तो हीटिंग पाइपलाइन है, हीटिंग करना पड़ता पाइपलाइन, तब जाके वो तेल आगे आगे पहुंच रहा वहाँ पर गुजरात के अंदर। तो ये उस वक्त से हम लोगों ने प्रयास करने शुरू कर दिए थे। और जब मौका लगा वापस सरकार आने का, सरकार चली गई 3 के अंदर, जब वापस मैं 9 में आया, तब फिर मैंने वापस प्रयास करते 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 4 साल में हमने कन्विंस किया भारत सरकार में सबको। जहाँ मैं कहीं मिलता, एचपीसीएल वालों से मिलता, अधिकारी से मिलता, उनके चेयरमैन से मिलता, तो मैं इसी बात करता था, किसी मंत्री को छोड़ा ही नहीं मैंने। हाँ, क्योंकि कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रिफाइनरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की। यार और बाढ़ पानी भी हमने इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जैसलमेर से कनेक्ट किया, इंदिरा गांधी कैनाल जैसलमेर से कनेक्ट किया इसको। जमीन हमने वहाँ पे एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट की थी ज़मीन। पहले हमारे किसान भाई लोग समझ नहीं पाए तो उसको विरोध भी कर रहे थे कुछ लोग, जहाँ पर लग रही थी ये। पहले स्टार्टिंग में फिर ये नेशनल हाईवे पे ज़मीन मिल गई, मान लो वहाँ लग गई। पावर का इंतजाम हम लोगों ने किया, उसी ढंग से प्रोडक्शन बढ़ाया हम लोगों ने, जनरेशन बढ़ाया, तो कोई कमी नहीं आने दी इस काम के लिए। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है, एक राज्य में जहाँ तेल निकला है, जहाँ तेल नहीं निकलता है, रिफाइनरी वहाँ लग जाती है। बिल्कुल, वहाँ जहाँ तेल कई जगह से हैं जहाँ नहीं निकल, बाहर से तेल आके रिफाइंड वहाँ होता है। बिल्कुल हो रहा है। पॉलिटिकल फैसले होते हैं कई बार, जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं उसमें कई बार जिनकी चल जाती है, अपने आप बड़ा प्रोजेक्ट लगा देते हैं वो लोग, तो बाहर से तेल आके रिफाइनरी लगती है। जैसे मेरे ख्याल बठिंडा की रिफाइनरी वैसे लगी है। बठिंडा लगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो तेल निकला है, तो तेल नहीं निकले, तेल बाहर जाएगा रिफाइन होने के लिए। इससे अच्छा हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले और रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को, हजारों करोड़ की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट होने लग जाएगी। ये बात, इस बात की हमें खुशी है कि हमारे स्टेट को रेवेन्यू मिलेगी। उस समय भी ऐसी चर्चा चली थी जब 2013 में आप रिफाइनरी का शिलान्यास कर रहे थे, यहाँ नहीं, सड़क और सब चीजों से कनेक्टिविटी के हिसाब से अजमेर बेस्ट है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, सारी कनेक्टिविटी यहाँ कर देंगे। देखिए आईआईटी आ रही थी ना, जोधपुर में आईआईटी आई थी, तब भी यही बातें थी कि जोधपुर के बजाय कोटा का प्रस्ताव भी था, जयपुर का भी था, और भी जगह अजमेर का भी था। अल्टीमेटली जोधपुर में लगी आज पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ के हालात बहुत गंभीर रहे हैं। आज़ादी के पहले और बाद से ही अकाल सूखे पड़ते रहते हैं। वहाँ की हमारी तकलीफें अलग ढंग की है। तो वहाँ पे अगर मान लो संस्थाएं आती थी, एम्स आ गए, वहाँ पर आईआईटी आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, निफ्ट आ गई, तो जो काम वहाँ पे हुए आज, तो थोड़ा उनको भी न्याय मिला, जोधपुर वासियों को भी, कि भाई कम से कम हमारे पश्चिमी राजस्थान का भी ध्यान रख रही है सरकारें। और मैं मुख्यमंत्री रहने वाला वहाँ का हूँ, तो लोग मुझसे उम्मीद भी करते हैं। तो हमने कम से कम वो काम करने का प्रयास किया जिसकी जरूरत थी। आज सर भजनलाल जी शर्मा की सरकार है और वो इसका श्रेय ले रहे हैं कि रिफाइनरी को तो पूरा हमने किया है, इसको कितना उचित मानते हैं? अब उनको मैं क्या जवाब दूं, जनता भी समझती इन बातों को कि भजनलाल जी को तो खैर मैंने अभी, मैं बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा मुख्यमंत्री के बारे में, पहले इसकी स्टडी उनको करनी चाहिए। ये तो कागजों के अंदर है, किसके वक्त में कितना काम हुआ है, ये तो कागजों में है ना। ये तो, और सरकार इनके पास, सरकार ही चला रहे हैं, हम लोग नहीं चला रहे, हम नहीं चला रहे ना, ये चला रहे हैं। इनके रिकॉर्ड में ना इनकी भागीदारी है, जो कंपनी बनी है उसमें भागीदारी 26% हमारी भी है। तो ये तो भजनलाल को मालूम होना चाहिए भी कि किसके वक्त में क्या काम हुआ। जनता को आप गुमराह विज्ञापन देके करो या नेताओं को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और मीडिया को दबाव दे के आप न्यूज़ छपाओ वहाँ पे अपने पक्ष में, उससे क्या फ़ायदा है।
हकीकत दूसरी है बिल्कुल। कैसे रिफाइनरी का पहल हुई है, कैसे उसके लिए फैसला हुआ केंद्र सरकार का, किस प्रकार काम प्रारंभ हुआ, कैसे काम 4 साल तक रुका है, फिर वापस कैसे काम शुरू हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। मैं खुद 5-6 बार गया हूँ बिल्कुल। और मॉनिटरिंग की हम लोगों ने, अधिकारियों को बुलाया, चेयरमैन को बॉम्बे से बार बार बुलाते थे हम लोग जयपुर, और वहाँ पर ऑन द स्पॉट, और मैंने खुद राउंड किए रिफाइनरी। आपने तो एक अधिकारी वहां नियुक्त कर दिया था सीएमओ का, अधिकारी तो न्यूज़ वो भी कर दिया, और मैंने खुद ने राउंड किए, पूरी जी रिफाइनरी बन रही थी। लगातार ये तो निरीक्षण बहुत किया। टेक्निकल काम है, हम थोड़ी समझते टेक्निकल काम को, किस प्रकार से जमीन के अंदर कैसे कैसे मशीनें हाँ, लगी होगी। फाइलिंग बहुत से लंबा सारी काम है ना, ये तो बहुत सारी लंबा चीजें समस्या बड़ा आई। काम है ये तो क्या हुआ होगा, ये पहला राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम आपकी ये बाड़मेर की रिफाइनरी हुई है। बिल्कुल, कि सबसे हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, ये हमारे सरकार के प्रयास से हुई, हमारी सरकार के प्रयास से हुई। बिल्कुल केरो साहब। एक सवाल मेरा ये जरूर रहेगा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, चाहे रिफाइनरी की बात करें या आपकी सरकार में आपने ईआरसीपी को लेकर जो प्रावधान किया, जो प्रयास किए, बजट आपने निर्धारित किया, आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? क्योंकि कोई इतना, आज के दौर में नेताओं को देखते हैं, कोई विजन इस तरह से रखता नहीं है अपना। तो ये तो मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना नहीं, मैं चाहूँगा। किसी का नाम नहीं, मैं आपकी ताकत का वो राज पूछ रहा हूँ। देखिए, वसुंधरा के विजन की बहुत तारीफ होती है, तो मैं क्यों किसी पे कमेंट करूँगा नहीं लोगों पर। जी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपका कमिटमेंट है जनता के साथ में, प्रदेशवासियों के साथ में, और मैं तो यहाँ का जाया जन्मा हूँ, जी और मैंने कहा मैं था सो दूर नहीं, बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि गांधी जी ने कहा 125 साल की सेवा में करूँगा, करना चाहता हूँ। बिल्कुल उनको तो कट्टरपंथियों ने मार दिया, तो मैंने कहा भी मीडिया वालों को मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ। तो जो मेरा बस चलेगा, चाहे मैं कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, बिना पद भी काम कर सकता आदमी। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर वक्त आप पद पे रहो। अभी मैं पद पे नहीं हूँ, तो मैं सरकार को आगाह करता रहता हूँ, बिल्कुल आलोचना भी करते हैं, आगाह भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं कि अच्छा गवर्नेंस देवे भजनलाल जी, तो भला राजस्थान सरकार का होगा। अब मेरी बातों को वो किस रूप में लेते हैं वो आप देखते हैं, उनके जवाब मैं सुनता रहता हूँ वापस, जो मुझे देते हैं वो वो तो उनके ऊपर है। खुदा आपको पाकिस्तान से जोड़ देते। दुर्भावना मेरी उनके प्रति आज भी नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। आपने कहा भी व्यक्ति ये बात अलग है कि वसुंधरा जी बनती तो उनका अनुभव काम आता है, वो अलग बात है, पर वो बने हैं, उनको पार्टी का फैसला उनका है, तो हम तो विपक्ष में रह के भी उनको सेव कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, अपने अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं। भैरव सिंह जी जब 32 पे आ गए थे सीटें और मैं 156 पे आ गया था 98 के अंदर, तो लगातार मेरा उनसे संपर्क था, मेरे मंत्री लोग उनके पास जाते थे, उनके अनुभवों का लाभ लेते थे। मैं खुद कई बार उनके यहाँ गया हूँ, वो मेरे आए हैं, ये समझते हमारे 32 पे आ गए वो लोग, बिल्कुल और मैं 156 पे आ गया, तब भी हमें हम घमंड नहीं था। तो भजनलाल जी किस बात का घमंड है भाई? एक आध बार तो मिलने आए थे आपसे। नहीं, 2 बार मेरे से मिलना है, मेरी अच्छी वार्तालाप हुई और मुझे अच्छा भी लगा। मेरी बात भी हुई थी भी कि पहले परंपरा ऐसी थी मिलने की, आए, अच्छा लगा मुझे। नहीं, इसमें कोई अहम घमंड की बात नहीं है, पर इसमें भजनलाल के दोष नहीं है। आज देश में माहौल इतना खतरनाक बन गया है कि पक्ष विपक्ष में बीच में कोई जैसे कोई दुश्मनी हो, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। पर दिल्ली में ही हो गया है, राज्यों में ही हो गया, तो भजनलाल जी क्या करें? भजनलाल जी क्या कोई मंत्री मिलने आ जाए तो क्या शक करने लग जाते उसके ऊपर? ये माहौल कंट्री में है, इसमें मंत्री क्या करे, कोई क्या करे, मेरे कोई किसी को दोष नहीं देता। बिल्कुल, मतलब ये एक बदलता दौर आपने देखा है। आप तो इतने लंबा समय हो गया, पहले आपके और भैरव सिंह जी के संवाद भी होते थे, आलोचना भी बड़ी होती थी, लेकिन कभी कटुता नहीं देखी हमने। भैरव सिंह ने एक बार कहा था मैं जीते जी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा, जी और मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो मैंने वापस जवाब दिया भैरव सिंह जी आपके जीते जी सरकार बनाएगी कांग्रेस, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखें, ये जवाब मैंने दिया। और 8-10 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया अचानक ही, तो मैंने हाउस में उनको वापस ये बात रिमाइंड कर रहा कि मुझे खुशी है कि आप ये बात कही थी, मैंने जवाब दिया था कि आपकी लंबी उम्र हो,
आज आप बैठे हो और मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो होता रहता था, पर इतनी शक नहीं होते थे, शक नहीं होते थे कभी मुख्यमंत्री से क्यों मिल लिए हैं। भविष्य में मेरे साथ प्लेन में जाते थे कई बार, बिल्कुल। कोई घटना दुर्घटना हो जाती थी, उनकी इच्छा थी मैं साथ चलूँगा, ओके वेलकम, हम साथ साथ जाते थे। ट्रेन दुर्घटना हो गई थी सुमरपुर के पास में, जी सरकार बने हुए 2-3 महीने शायद हुए थे, शायद बहुत कम हुआ था टाइम। जी उन्होंने मुझे कहा मैं जाना चाहता हूँ साथ में, चलो हम साथ गए। आज माहौल बिल्कुल बदल गया है कि आज तो बिल्कुल ही कोई किसी से बात भी कर ले तो लगता भाई पता नहीं क्या बात हो गई। ये तो हमने सब कोविड के दौर में देखा था, जब इतना बड़ा संकट आया तो आपने विपक्ष और 200 लोगों ने बात करी, पक्ष सबसे- विपक्ष से, सबसे, और सबने भाग लिया उसके अंदर। हमने सबने मिलके कोविड को मुकाबला करने का प्रयास किया मैंने, तो हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था उस वक्त, कोविड का बहुत शानदार काम किया, लोगों की जानें बचा दी हम लोगों ने। बिल्कुल। पॉलिसीज को लेके गहलोत साहब आपको बहुत याद करते हैं, बस आखिरी कुछ सवाल हैं पॉलिसी को लेके। चाहे आज भी हम लोग जाते हैं करौली या कहीं, तो किसी बुजुर्ग महिला के कंधे पे या किसी बुजुर्ग किसान के कंधे पे हम वो थैला देखते हैं जिस पे आपकी फोटो लगी है, और वो लोग आज भी याद करते हैं। आज जैसे पेंशन कई जगह नहीं मिल पा रही है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, जवाब नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ नहीं मिल पा रहा, पेंशन 4-6 महीने लेट हो जाती है। जो हमारी शानदार स्कीम है पूरी कंट्री में पॉपुलर हुई है वो मेडिकल की, उसमें दवाएं नहीं मिल रही क्योंकि दवा की दुकानों पे 1,000 करोड़ बकाया है, दुकानों के दवाएं बंद कर दी सप्लाई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पैसा मांगने लग गए लोगों से कि हमारे पेमेंट नहीं आ रहे हैं, पैसा मांगने लग गए। तो स्थिति बड़ी नाजुक है। जिस प्रकार से, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल ये था कि आपकी पॉलिसीज को याद कर रहे हैं, आपके हाँ, थैले वो आज ठेले भी दिखते हैं। ठेले वाला, जी तो ठेले वाला मैं अभी गया था चाकसू के पास एक गाँव में, 108 साल के एक व्यक्ति थे, उनकी इच्छा थी कि मैं अशोक गहलोत से मिलूं, जी तो मैं चला गया वहाँ पे मिलने के लिए उससे। तो वहाँ गांव इकट्ठा हो गया, तो गांव वालों से बातचीत, वो ठेला आ गया वहाँ पे, ठेला, तो ठेले की बात चल गई जो आप बोल रहे हो। तो मैंने कहा देखो ये जो फोटो लगी हुई है ना, ये फोटो हटा दो और मुख्यमंत्री भंडारी की फोटो लग जाए। पर स्कीम बंद उन्होंने क्यों की है? तो सब लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री बदल गया तो फोटो बदल दो। अन्नपूर्णा योजना की जो स्कीम थी उसको बंद क्यों किया है? तो इंदिरा रसोइयाँ थी शहरों में, गाँव में, कमज़ोर कर दिया उसको। एक आदमी, मजदूर आदमी भी, छात्र बेचारा हॉस्टल में रहता वो भी, गरीब आदमी भी शाम को 10 रुपये में, 8 रुपये में में। खाना जाके खा लेता, 8 रुपये में। बताइए वो बहुत कमज़ोर कर दिया उसको। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है, पेंशन नहीं मिलना, उसके ऊपर क्या गुजरती है बूढ़े महिला पे या पुरुष पे, विधवाओं पर, दिव्यांगों पर, वो जानते हैं 1500 की क्या कीमत होती है। हम तो 1500 रुपये एक दिन में खर्च कर देते हैं। हम तो एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 1500 रुपये 2000 का बिल बना देंगे, बन जाता है। उसके लिए तो 1500 रुपये पूरे महीने भर काम आता है, उनके लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है गहलोत साहब, आपकी सरकार हमने देखी, आलोचना भी की, लेकिन जवाबदेही थी। आज जवाबदेही कहीं नहीं है, इसको लेके आप क्या कहें? ये मैं ही कहूँगा डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे वक्त में हमारी आलोचना आपने की होगी और किसी ने की होगी, हमने आपको कुछ नहीं कहा होगा, बिल्कुल। क्योंकि ये तो आपका काम है। जैसे हम विपक्ष में आज हैं, आलोचना करना, आगाह करना हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है सरकार की। उसी प्रकार से मीडिया वाले या कोई भी आलोचना किसी करे तो इसमें वो उनका धर्म है, हम माइंड क्यों करें। आज जो माहौल इन्होंने बना रखा है ना, वो डेमोक्रेसी से कमज़ोर होती है। तो इनकी फितरत के अंदर, इनके ब्लड के अंदर जो है ना, इनके खून के अंदर आलोचना सुनने का मादा नहीं है, क्षमता नहीं है। जबकि डेमोक्रेसी में ये होनी जरूरी है कि भाई कोई आलोचना करे उसको आप अच्छे रूप में लो। हो सकता है इससे कोई अच्छी बात निकल रही होगी, सही बात मिल रही होगी, फीडबैक मिल रहा होगा, इस रूप में लेना चाहिए इनको। पर दुर्भाग्य है कि अभी माहौल अच्छा नहीं है देश के अंदर। केंद्र में यही हो रहा है, राहुल गांधी जी बोलते हैं तो विपक्ष क्या क्या सुनाते हैं लोग, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास में है।
ये अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, मेरा मतलब कहना मतलब विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष नहीं तो फिर पक्ष क्या है? डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष दो होते हैं। अगर विपक्ष को आप खत्म करना चाहते हो तो फिर पक्ष क्या हुआ? फिर तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सर, आखिरी एक छोटा सा कमेंट राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को लेके। अभी कल परसों मैंने दिया आपको जी। किस प्रकार लड़की को छेड़ रहे थे लड़के, आज तक नहीं पकड़े गए। वो कल तक तो नहीं पकड़े गए थे, और पीएसक्यू में मीटिंग करी जाके, मैंने सुना सीएम साहब ने। जी। तो क्या हो रहा है? अब गृह मंत्री है सीएम साहब, तो मैंने ट्वीट भी किया था जी। कि भाई आप और किसी को काम दे दो। आप भी तो दौरे करते हो, दौरों का रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग 2 साल के अंदर, दिल्ली के अलावा अभी राजस्थान के अंदर भी, तो काम कब करोगे आप? तो बहुत ज़्यादा दौरे हो रहे हैं। दौरा करना उनके ऊपर है, हमारे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं कि हम उनकी कोई उसके कोई नुक्ताचीनी करें उसके ऊपर। पर जो दौरे जिस प्रकार हो रहे हैं ना, तो उसके मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये गृह मंत्रालय बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लोग उम्मीद करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा कि भाई कम से कम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक रहे, हमारे बहन बेटी सुरक्षित रहे, डकैती नहीं हो। कितनी डकैती होती है, लोग मार के चले जाते हैं मालिक को, दुकान मालिक को भी। तो ये जो घटनाएं बहुत गंभीर हो रही है, इधर सारा नशा पता इतना ज़्यादा हो गया, ये बहुत खतरनाक हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है राजस्थान के अंदर। और हमारे गंगानगर से लगा करके बीकानेर, मारवाड़, जयपुर, आगे सब जगह पहुंच रहा आजकल। तो कोई जमाने पंजाब में स्थिति बहुत पीक पे चली गई थी, चिंतित थी। अब पंजाब में स्थिति बहुत नीचे आ गई है। तो यहाँ भी हमें प्रयास करना चाहिए रोकने का। फिर वही बच्चे जो नशा पता करते हैं, ड्रग लेते हैं, वही फिर आपका मर्डर करते हैं, वही आपकी डकैती चोरी करते हैं, वही बनेंगे, क्राइम वही कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। आखिरी में अगर राजस्थान के युवाओं को रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को हो रहा है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की जो घोषणा आपके समय हुई थी वो हो सकता है अब इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाए, तो राजस्थान के युवा उद्यमियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार फिर से 10 सेकंड के लिए दोहराएं। देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। वो चाहिए कि उद्योग धंधे में आए आगे, और सरकारी की योजनाएं होती है उसकी जानकारी प्राप्त भी करे, और सरकार को भी चाहिए कि उनको गाइडेंस करने वाली एजेंसियाँ कायम हो, जिससे कि नौजवान भटकता नहीं फिरे। ये बहुत ज़रूरी। अभी जो बात चल रही है रिफाइनरी की, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की, अब उसमें इतना अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, अच्छी इनकम हो सकती है, अच्छे उद्योग लग सकते हैं। उसके लिए तब लगेंगे जब आप कम से कम उसके साथ बढ़ेंगे। वरना मैंने कहा आपको कि रिफाइनरी राजस्थान में लगी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में उसी रिफाइनरी से पैदा होगा, पास में ही रिको डेवलप कर रहा लैंड को। पर उसके बाद में क्या, अगर हम लोग जान ही देंगे तो बाहर के जो अनुभवी लोग हैं, ये ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के आधार पर उद्योग लगे हुए हैं, वही आकर के यहाँ लगाएंगे, तो हमारे नौजवानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मेरा रिफाइनरी को लेके, नौजवानों को लेके, रोजगार को लेके संदेश मेरा ये है। शुक्रिया गहलोत साहब। देखिए, मैं आप दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि रिफाइनरी लगने में 13 साल लगे, लेकिन इसका स्वप्न देखते देखते करीब 25 साल गुजर गए, क्योंकि रिफाइनरी एक दिन में ही नहीं लगी, उसको लगाने के लिए एक पूरी सोच, एक विज़न और एक प्रक्रिया ने काम किया, तब जाके आज रिफाइनरी मुकम्मल रूप से आज पचपदरा, बाड़मेर, बालोतरा में खड़ी है। तो युवाओं को इसका फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि 25 साल अपने जीवन का एक सपने को देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अशोक गहलोत साहब ने न केवल इस सपने को दिया है, न केवल देखा है, बल्कि सपने को पूरी तरह से जिया है। क्योंकि लगातार जब तीसरी बार भी आप मुख्यमंत्री थे, तो हमने देखा कि रिफाइनरी के लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त करना हो, कंटिन्यू वहाँ विजिट करनी हो और मॉनिटरिंग करनी हो। कोविड के दौर में भी गहलोत साहब ने उस काम को बंद नहीं होने दिया। तो राजस्थान के सभी युवा इस इंटरव्यू को जरूर देखें, और जो अपील गहलोत साहब ने की है उसको जरूर एक बार गौर से सुनें। शुक्रिया।